कि बावेल डिजीज़ में उनका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट देखते हैं, उसके पहले हमको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू लव एंड विट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ट्रू लव और विट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या सीवियर हो सकता है। ट्रू लव या विट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। Mild matlab if there is less than 4 stools per day, no fever, no tachycardia, mild anemia, and the ESR is less than 30 mm per hour. Mild ulcerative colitis कब होगा? ट्रू लव और विट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब कोई भी फीवर नहीं है, टैकीकार्डिया नहीं है, अनीमिया जो है वो माइल्ड है, लेस देन 4 स्टूल्स है पर डे और ESR अगर 13 mm पर आवर से कम है, सो दैट इज़ माइल्ड। ठीक है, 4 स्टूल्स पर डे, फीवर नहीं है, टैकीकार्डिया नहीं है, माइल्ड अनीमिया प्रेजेंट है। ठीक है, टैकीकार्डिया नहीं है, अनीमिया जो है वो माइल्ड है, ESR जो है वो 30 mm पर आवर से कम है, सो दैट इज़ माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस इट इज़ बिटवीन माइल्ड एंड सीवियर। ठीक है, सीवियर का मतलब देयर इज़ मोर देन 6 स्टूल्स पर डे विथ ब्लड, मोर देन 6 स्टूल्स पर डे विथ ब्लड, फीवर भी प्रेजेंट है मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस, हार्ट रेट भी ज़्यादा है, टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट इज़ मोर देन 90 BPM, ठीक है, बीट्स पर मिनट, अनीमिया भी है एंड द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल, ESR 30 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा है। सो दैट मीन्स ये सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, अगर 4 से कम स्टूल था तो वो माइल्ड था, 6 से ज़्यादा स्टूल है मतलब सीवियर है। ठीक है, फीवर नहीं था तो वो माइल्ड था, फीवर है ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस तो वो सीवियर है, हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट, अनीमिया है मोर देन, ठीक है, जो HB का लेवल है दैट इज़ लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल और ESR जो है वो 30 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा है। सो दैट मीन्स सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। मोर देन 6 स्टूल्स, फीवर मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस, हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, अनीमिया प्रेजेंट है विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल और जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है दैट इज़ मोर देन 30 मिलीमीटर पर आवर। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम 5 ASA यूज़ कर सकते हैं, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड विच इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। बट 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये रेक्टम तक नहीं जा पाता विच इज़ द साइट ऑफ एक्टिव डिजीज़। ठीक है, रेक्टम इज़ द साइट ऑफ एक्टिव डिजीज़ इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, साइट ऑफ एक्टिव डिजीज़ क्या है? रेक्टम है, पर जो 5 ASA है वो रेक्टम तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम यूज़ करते हैं मिसेलामाइन। मिसेलामाइन इज़ delayed and controlled release of 5 ASA. Mesalamine is delayed and controlled release of 5 ASA and this is the drug of choice for mild ulcerative colitis. Mild ulcerative colitis क्या था? Less than 4 stools, anemia present नहीं है, सॉरी अनीमिया जो है वो माइल्ड है, फीवर प्रेजेंट नहीं है, टैकीकार्डिया प्रेजेंट नहीं है और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज़ लेस देन 30 mm पर आवर। तो उस केस में मिसेलामाइन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। अब मैनेजमेंट देखते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन सीवियरिटी। अगर माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इंडक्शन थेरेपी में हम ट्रॉपिकल ASA यूज़ करते हैं, ट्रॉपिकल ASA या ओरल मिसेलामाइन। टॉपिकल ASA या ओरल मिसेलामाइन। मिसेलामाइन क्या है? डिलेड या कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ 5 ASA। तो माइल्ड UC के इंडक्शन थेरेपी में हम ओरल 5 ASA यूज़ करेंगे, सॉरी टॉपिकल 5 ASA यूज़ करेंगे या ओरल मिसेलामाइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेंटेनेंस में हम यही टॉपिकल ASA यूज़ करते हैं। तो अगर माइल्ड है तो इंडक्शन के लिए टॉपिकल 5 ASA या ओरल मिसेलामाइन और मेंटेनेंस के लिए भी टॉपिकल 5 ASA। अगर मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उस केस में हम लोग इंडक्शन कैसे करेंगे? ओरल मिसेलामाइन और ओरल स्टेरॉइड्स के साथ। ठीक है, अगर स्टेरॉइड रेसिस्टेंट या रिफ्रैक्टरी है तो एज़ाथायोप्रिन या 6 मरकैप्टोप्यूरिन। मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ भी
टॉपिकल 5 ASA यूज़ करते हैं, एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखना है कि मेंटेनेंस में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं होता है, स्टेरॉइड्स हैव नो रोल इन मेंटेनेंस। अगर मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ओरल मिसेलामाइन प्लस ओरल स्टेरॉइड्स। ठीक है, मिसेलामाइन देंगे बट यहाँ पे स्टेरॉइड्स भी देंगे। स्टेरॉइड्स देते हैं मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस में, पर अगर स्टेरॉइड रेसिस्टेंस है या रिफ्रैक्ट्री है तो फिर हम 6 मरकैप्टोप्यूरिन या एजाथायोप्रिन भी देंगे। मेंटेनेंस में हम वही ओरल, मेंटेनेंस में हम टॉपिकल ASA देते हैं, मेंटेनेंस में हम स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, टॉपिकल ASA यूज़ करेंगे और 6 मरकैप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन यूज़ करेंगे। मेंटेनेंस में स्टेरॉइड्स हैव नो रोल। सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम IV स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, IV एंटी TNF अल्फ़ा यूज़ करते हैं और साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सीवियर में हम IV साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं। तो सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वहाँ पे हम IV स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड जो है ओरल स्टेरॉइड देते थे मॉडरेट में, IV स्टेरॉइड देते हैं सीवियर में। तो सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो IV स्टेरॉइड देंगे, IV एंटी TNF अल्फ़ा और IV साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। ठीक है, IV स्टेरॉइड्स देंगे, फिर IV TNF अल्फ़ा दे सकते हैं या IV साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन यूज़ करते हैं, एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन यूज़ करते हैं, या फिर हम लो डोज एंटी TNF अल्फ़ा भी यूज़ करते हैं और या ओरल साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस में हम लोग ओरल यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस में हम ओरल साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन में हम IV साइक्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर सीवियर केस है तो स्टेरॉइड्स देंगे, IV स्टेरॉइड्स देंगे। सीवियर में इंडक्शन में सब IV है। ठीक है, IV स्टेरॉइड्स है, फिर IV एंटी TNF अल्फ़ा है और IV साइक्लोस्पोरिन है। IV स्टेरॉइड्स देंगे, इसके अलावा IV TNF एंटी TNF अल्फ़ा दे सकते हैं या IV साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए हम क्या देंगे, स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं मेंटेनेंस में, तो यहाँ पे मेंटेनेंस में एजाथायोप्रिन या 6 मरकैप्टोप्यूरिन दे सकते हैं, लो डोज एंटी TNF अल्फ़ा या ओरल साइक्लोस्पोरिन देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड में हम लोग इंड्यूस कैसे कर रहे थे, इंड्यूस के लिए टॉपिकल ASA यूज़ कर सकते हैं या ओरल मिसेलामाइन, टॉपिकल 5 ASA या ओरल मिसेलामाइन। मेंटेनेंस के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे, टॉपिकल 5 ASA, टॉपिकल 5 ASA। ठीक है, ये हो गया माइल्ड के लिए। अब मॉडरेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मॉडरेट में हम लोग इंडक्शन में स्टेरॉइड्स देते हैं, बट दीज आर ओरल स्टेरॉइड्स, इसके अलावा ओरल मिसेलामाइन देंगे। बट इफ़ इट इज़ स्टेरॉइड रेसिस्टेंट या रिफ्रैक्ट्री है तो हम एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन दे देंगे। ठीक है, ये इंडक्शन के लिए था। मेंटेनेंस में हम लोग क्या देंगे, मेंटेनेंस में स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस में हम टॉपिकल 5 ASA यूज़ करेंगे और यही एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन यूज़ करेंगे। मेंटेनेंस में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है। और लास्ट है सीवियर, तो सीवियर में IV स्टेरॉइड्स देंगे, IV एंटी TNF अल्फ़ा देंगे और IV साइक्लोस्पोरिन देंगे। ठीक है, और मेंटेनेंस करवाने के लिए वही एजाथायोप्रिन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन देंगे, ओरल साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं और लो डोज एंटी TNF अल्फ़ा दे सकते हैं। नोट, सल्फासालाज़ीन, सल्फासालाज़ीन इट इज़ अ combination of 5 ASA plus sulfapyridine. Sulfapyridine is the carrier. ठीक है, तो नॉर्मली जो 5 ASA होता है दैट इज़ 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये रेक्टम तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर इसको हम सल्फापायरिडीन के साथ कंबाइन करते हैं विच इज़ द कैरियर, तो फिर ये रेक्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सल्फासालाज़ीन इज़ 5 ASA प्लस सल्फापायरिडीन which is the carrier and which gets absorbed at the rectum. इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होगा वो सल्फापायरिडीन के साथ होगा। तो सल्फा ग्रुप है तो बोन मैरो सप्रेशन तो होगा ही। सल्फासालाज़ीन का जो भी टॉक्सिसिटी है दैट इज़ ड्यू टू, साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ ड्यू टू सल्फापायरिडीन।
तो यहाँ पे बोन मैरो सप्रेशन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, G6PD डिफिशियंसी होता है इसके कारण, दैट्स वाई इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड नाउ। सल्फासालाजीन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, G6PD डिफिशियंसी हो सकता है, इसीलिए सल्फासालाजीन इज़ नो लॉन्गर यूज्ड नाउ। हम लोग एज़ाथायोप्रिन यूज़ कर रहे थे मॉडरेट यूसी में, ठीक है, मॉडरेट यूसी में यूज़ करता है एज़ाथायोप्रिन, दोनों इंडक्शन में और मेंटेनेंस में। फिर सीवियर यूसी के मेंटेनेंस में हम एज़ाथायोप्रिन यूज़ करते हैं, पर एज़ाथायोप्रिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेपाटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये एमिलेज लाइपेज को इंक्रीज़ कर देता है। तो एज़ाथायोप्रिन विच इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हेपाटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और पैनक्रियाटाइटिस। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस, प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस, प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस। और ये सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, दैट इज़ प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस। प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस हम कब करते हैं, कोलोनिक डिस्प्लेशिया या कोलोनिक कार्सिनोमा के केस में, अनकंट्रोलेबल कॉलोनिक हीमरेज है, कॉलोनिक परफोरेशन है, टॉक्सिक मेगाकोलोन है या मेडिकली रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, तो उस केस में हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस। पर ये कब करेंगे, अगर कॉलोनिक डिस्प्लेशिया प्रेजेंट है, कॉलोनिक कार्सिनोमा प्रेजेंट है, अनकंट्रोलेबल कॉलोनिक हीमरेज है, कॉलोनिक परफोरेशन है, टॉक्सिक मेगाकोलोन है या मेडिकली रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, ठीक है, तो उन केसेस में हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोसीकल एनास्टमोसिस, सॉरी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस, प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस। ये कब करेंगे, अगर कॉलोनिक डिस्प्लेशिया है, कॉलोनिक कार्सिनोमा है, अनकंट्रोलेबल कोलोनिक हीमरेज है, ठीक है, डिस्प्लेशिया है, कार्सिनोमा है, अनकंट्रोलेबल कोलोनिक हीमरेज है, कोलोन का परफोरेशन है या टॉक्सिक मेगाकोलोन है, ठीक है, रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, तो उस केस में हम प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस करते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है इसका, कॉलोनिक डिस्प्लेशिया, कार्सिनोमा, अनकंट्रोलेबल कोलोनिक हीमरेज, टॉक्सिक मेगाकोलोन है, कॉलोनिक परफोरेशंस प्रेजेंट है या मेडिकली रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, तो हम प्रोक्टोसीलेक्टोमी विथ इलियोएनल एनास्टमोसिस करते हैं।